मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब इसमें मैंने ना छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आपका सीजी व्यापम का परीक्षा हो या सीजीपीएससी की परीक्षा हो, और अभी आने वाले समय में सीजी व्यापम की परीक्षाएं होने वाली है, अगले महीने भी है। तो इन परीक्षाओं में पूछे जाने लायक मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश इस वीडियो में किया है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो तथ्य है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कई सारी किताबों में भी ये मिल जाएगा। बोल रहा है संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जिसको बोला जाता है, या फिर आदिवासी, तो कौन अनुसूचित जनजाति में होगा, उस सूची में शामिल होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 342 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी जन समूह को अगर उसमें इस टाइप की विशेषताएं होगी, जैसे कि जो वन में रहता है, दुर्गम क्षेत्र में रहता है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको जो है अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। तो 342 ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय जनसंख्या 78,22,902 है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 78,22,902, या आप खाली 78 लाख भी मोटा माटी याद रख सकते हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6% होता है। मतलब कि हमारे राज्य में जितनी भी जनसंख्या है 2,55,00,000 कुछ है, तो उसमें से 30.6% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की जनसंख्या। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ की कुल जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 6.2% है। मतलब कि भारत में जितने भी जनजातीय हैं उनमें छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनजातियों की संख्या कितनी है? 6.2%। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में जनजातीय लिंगानुपात 1020 है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की लिंगानुपात कितना है। जनजातीय लिंगानुपात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,00,000, तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है आप लोग अभी कमेंट करके बताइएगा। देखो, आपसे अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो, बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछे, उसका आप लोग जवाब दिया करिएगा, क्योंकि आप नीचे लिखोगे ना तो वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैंने इसको कहीं तो लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है, ऐसे याद आएगा, और आप कहां पहुंच जाओगे, हाँ मैंने इसको फला जगह पे लिखा था, ये लिखा था बोल के आपको जो है आंसर ही याद आ जाएगा। तो कोई भी आप किसी के भी लेक्चर सुने, यूट्यूब पर सुने, कहीं भी सुने, अगर आपको इस तरह से बोला जाता है कि आप इसका आंसर करिए, तो आप तुरंत आंसर किया करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इसका आंसर करिए आप लोग अभी वीडियो को रोक करके कि छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है। जनजातीय लिंगानुपात 1020 है। बाकी छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात को आप लोग बताइएगा, मैं आगे भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की जो प्रकार है ना, जैसे हम लोग बोलते गोंड, कमार, अगरिया, बैगा, कोरवा, उर्रांव, तो इस तरह से टोटल 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। और ये जो 42 प्रकार की जनजातियां हैं ना, ये फिर अपने अलग अलग उपजातियों में बटी हुई है। जैसे कि गोंड जनजाति को अगर हम लोग ले लें, तो गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, उसकी अकेली 41 उपजातियां हैं, उपजातियां गोंड जनजाति की, जैसे कि मुरिया हो गए, अबुझमाड़िया हो गए, माड़िया हो गए, ये सब जो है गोंड जनजाति की ही उपजातियां हैं। तो गोंड जो कि बहुत बड़ी जनजाति है, तो उसकी काफी सारी उपजातियां हैं। कितनी? 41। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। टोटल 42 प्रकार की जनजातियां हैं और उपजातियां 161, और गोंड जनजाति की 41 उपजातियां। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग पर्वतीय है, इस कारण इन भागों में जनजातीय संकेंद्रण अधिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि नीचे 3 कथन दिए हुए हैं, इस टाइप से नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस टाइप के क्वेश्चन
में इस तरह के तथ्य दिए जाते हैं। तो उसमें बोलेगा कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग पर्वतीय है, इस कारण वहां जनजातीय जनसंख्या अधिक है। तो बिल्कुल ये सही है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग भी पर्वतीय है, इसलिए वहां पर जनजातियों का संकेंद्रण अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है ना, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, वहां पर थोड़ा जनजातियों का जो जनसंख्या है वो हमको कम देखने को मिलता है उत्तरी और दक्षिणी भाग की तुलना में। वहां भी हैं जनजाति लोग, लेकिन थोड़े से कम है। जैसे कि आप जांजगीर चांपा में जाओगे, दुर्ग में जाओगे, बेमेतरा में देखोगे, थोड़ा सा रायपुर में भी देखोगे, यहां पर जो है उतने पर्वत पठार जंगल वंगल नहीं है। तो यहां पर जनजातियों का जो संकेंद्रण है थोड़ा आपको कम मिलेगा। लेकिन आप कोरबा में जाओगे, रायगढ़ में जाओगे, यहां पर भी आपको मिलेंगे, बिलासपुर, इधर आप राजनांदगांव। अच्छा, एक चीज और उसको भी आप लोग ऐड करिएगा, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है ना, जो कि थोड़ा सा उच्च भूमि वाला है, पश्चिमी और पूर्वी भाग, जैसे कि पश्चिम में राजनांदगांव वाला भाग है, मैकल पर्वत श्रृंखला, राजनांदगांव, मुंगेली, अभी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो ये थोड़ा सा पहाड़ी वाला भाग है और यहाँ पर जंगल भी है। तो ये भाग भी जो है जनजातियों के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग पूर्वी भाग की बात करें तो इस तरफ भी थोड़े थोड़े पहाड़ है, रायगढ़ हो, महासमुंद हो, तो इस तरफ भी जो है कुछ पहाड़ियां हैं, जंगल भी है, गरियाबंद तरफ भी, तो उस तरफ भी जो है जनजातीय संकेंद्रण देखने को मिलता है। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जनजातीय संकेंद्रण थोड़ा कम है इन क्षेत्रों की तुलना में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला दिया हुआ है दक्षिण क्षेत्र में निम्नलिखित जनजातियों का संकेंद्रण है। तो थोड़ा आप लोगों को ये जानकारी भी होना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। अगर आप लोग जिलावार, मतलब कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है, निवास करती है, ये अगर याद कर ले तो ये और अच्छा होगा। तो देख लेते हैं दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र से तात्पर्य है बस्तर या फिर दंडकारण्य का पठार। पूरा का पूरा जो दक्षिणी भाग है ना, जो बस्तर संभाग 7 जिलों में बटा हुआ है, तो वही दंडकारण्य का पठार है। तो दक्षिण में जो विशेष जनजातियां हैं, गोंड है। गोंड वैसे ना पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करती है, लेकिन स्पेशली और उत्तरी मतलब दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में भी है। तो गोंड हो गया दक्षिण में, माड़िया, यहाँ पर बिंदी लगना था माड़िया में, मुरिया, हलब्बा, हलब्बा नहीं होगा, ये माफी चाहूंगा, ये हलब्बा नहीं होगा, हलबा होगा, आधा ल होगा, हलबा, और यहां पर बिंदी लगेगा। तो गोंड, माड़िया, मुरिया, हलबा, अबुझ माड़िया, उसके बाद दिया हुआ है परजा, धुरवा, भतरा, डोरला, गदबा। ये जो जनजातियां हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ या फिर कहें दंडकारण्य का पठार या कहें बस्तर क्षेत्र। देखो बस्तर एक जिला है आज के समय में, जो कि काफी छोटा है दक्षिण क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, लेकिन जो पूरा बस्तर संभाग है वो बस्तर क्षेत्र या बस्तर अंचल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी जनजातियां जो है दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर गोंड आपको मिलेंगे, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। स्पेशली आपको इधर कंवर जनजाति देखने को मिलेगा, कोरवा जनजाति, बिरहोर जनजाति, उर्रांव जनजाति, कोरकू जनजाति, खैरवार जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति, ये सब जो है आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हलबा, सोता, कमार, बिंझवार, बैगा, ये मध्य छत्तीसगढ़ में। आगे आते जाएगा और भी चीज देखते जाएंगे। जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। ये जो सीजीपीएससी की परीक्षा है ना, उसमें पूछा जाता है कि नीचे कुछ कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर 1-2 सही है, 2-3 सही है। उस टाइप वाले क्वेश्चन में ना ये वाला काफी बार पूछा गया है तथ्य के रूप में। तो जनजातीय समाज जो है पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जहां पिता की सत्ता चलती हो, पिता की, जैसे अभी हमारे घरों में क्या होता है, पिता ही कमाने जाते हैं ना, नौकरी करते हैं पिता, और वही घर को चलाते हैं। जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है, हमारे पिता लेते हैं, पापा लेते हैं। तो हमारा अभी का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। हालांकि माताएं भी फैसले लेती हैं, लेकिन देखा जाए तो अंतिम फैसला किसका होता है, पिता का। तो पितृसत्तात्मक समाज है। तो जो जनजातीय समाज है वो भी पितृसत्तात्मक ही है। ये काफी बार पूछा गया है। जो मैं बोल रहा हूं ना कि निम्न कथन को पढ़ी, उसमें 3 कथन दिया हुआ होगा। पहला दिया होगा कि जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बाद तीसरा कोई और कथन दे देगा। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। जनजातियों में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन होता है। बहुत सारी जनजातियों में ना स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा स्थान बदल बदल करके कृषि करना। अब आपके गांव में, आपका अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां आपका जो खेत है, क्या आप उसको
कुछ सालों में छोड़ करके दूसरे जगह जाकर के खेती करते हो क्या? नहीं करते हो ना। आपके पिता वही खेती कर रहे थे होंगे, आपके दादा, आपके दादा के दादा सब वही खेती कर रहे थे होंगे, पूर्वज आपके। लेकिन जो जनजातीय लोग हैं उनमें ऐसा नहीं है। जो जनजातीय लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, तो क्या होता है, इनको जो है आधुनिक तकनीक से ये लोग दूर है। ये लोग प्राचीन समय में जैसे खेती कर रहे थे उसी पद्धति को आज भी ये लोग फॉलो करते हैं। हालांकि आज काफी सारे जनजातीय लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और स्थानीय स्थानांतरित कृषि के स्थान पर जो सामान्य कृषि होता है, मतलब उनका एक बाकायदा खेत होता है, वहीं पर हर साल खेती करते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक स्थानांतरित कृषि का बहुत प्रचलन था, तो ये लोग स्थान बदल बदल के खेती करते हैं, क्योंकि ये लोग खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो भूमि है वो एक समय के बाद अनुपजाऊ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस जमीन को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां पर जंगल झाड़ी को साफ करके जला वला करके खेती लायक जमीन तैयार करते हैं, और वहां पर जब तक अच्छी फसल हो रही है उस क्षेत्र में वो लोग रहेंगे, और जब वहां पर फसल थोड़ा कम होने लगेगा, उत्पादन कम होने लगेगा, तो वो किसी अन्यत्र स्थान पर चले जाएंगे। इसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। इसके अलावा इसको ह्यूम कृषि भी बोला जाता है। अगला पॉइंट है, जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति बराबर की होती है। ये वाला तथ्य भी ना काफी बार पूछा गया है कि जनजातीय समाज में स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति होती है, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समझा जाता है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज में आप देखेंगे कि जो स्त्रियां हैं उनको भी काफी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें किसी तरह का कोई पर्दा प्रथा नहीं होता है, मतलब इनको पर्दे में रहना पड़ेगा, घर में कोई आए तो इनको बाहर नहीं निकलना, ऐसा नहीं होता जैसे कि हमारे आपके समाज में होता है। ऐसा इनके यहाँ कुछ नहीं होता है। तो स्त्रियों को बराबर का अधिकार प्राप्त होता है जनजातीय समाज में। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे तथ्य वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगला दिया हुआ है, जनजातीय समाज में दहेज, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं होता है। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे पर्दा प्रथा क्या होता है, आप जैसे राजस्थान में काफी चलता है ना, जो महिलाएं होती है वो घूंघट लेके चलती है ना, घूंघट अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाएंगी तो वो घूंघट लेके जाएंगी। अगर उनको खाना सर्व करना है या पानी भी देना है, कुछ भी करना है, तो वो जो है घूंघट ओढ़ के रखेंगे, अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी। तो इससे कितनी तकलीफ होती होगी लोगों को, महिलाओं को स्पेशली। वहीं अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो वहां तो भाई पूरा शरीर को ही ढका जाता है ना बुर्का से। इसके अलावा और भी कई सारे समाजों में पर्दा प्रथा प्रचलित है जिसमें महिलाओं को अपना चेहरा ढकना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें जो है जनजातीय समाज में नहीं है। महिलाएं जो है खुले घूमती है, उनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके चेहरे को कोई देखे या ना देखे। अगला बोल रहा है बाल विवाह। तो यहां पर बाल विवाह नहीं होता है जनजातियों में। बाल विवाह किसको बोलेंगे, जब अभी तो सरकार ने मापदंड तय कर दिया है कि भाई 18 वर्ष लड़की की आयु, लड़के की आयु 21 वर्ष। लेकिन पहले क्या होता था काफी सारे समाजों में और अभी जनजातीय समाजों में, जब लड़के लड़की थोड़े से वयस्क हो जाते हैं, मतलब थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, उनका जो शारीरिक बनावट उनके परिपक्वता का परिचय देता है, मतलब उनके शारीरिक बनावट में जब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जब थोड़े से वो वयस्क दिखने लगते हैं, तो उसके बाद ये समझ जाते हैं कि हाँ अब अपना बच्चा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, तो अब इसको ब्याह देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बाल विवाह वाला जो प्रथा है उसमें, जैसे कि हम लोगों ने पीछे सती प्रथा को पढ़ा, राजा राम मोहन राय को पढ़ा, ब्रह्म समाज को पढ़ा, तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि बाल विवाह मतलब 6 साल 7 साल 8 साल की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, जिनको उम्र खेलने की होती है उनका विवाह कर दिया जाता था। लेकिन जो जनजातीय समाज है इसमें 14-15 साल की उम्र के बाद ही विवाह होता है नॉर्मली। तो बाल विवाह मतलब एकदम छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दहेज प्रथा का प्रचलन भी इनमें देखने को नहीं मिलता। उल्टा ना कई सारे जनजातीय समाजों में ये होता है कि जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को पैसा देता है। अब यहाँ पर आप ये मत समझो कि यहाँ पर वधु मूल्य चुकाया जा रहा है, उसके लिए नहीं, क्योंकि इनकी मान्यता ये है, हालांकि इसको थोड़ा सा इस रूप में भी देखा जाता है कि वधु मूल्य चुकाना, लेकिन ये इसलिए होता है कि जो लड़की वाले हैं कन्या पक्ष, वो अपनी कन्या दे रहे हैं भाई, अपना जिसको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया उसको दे रहे हैं, तो उनके घर वालों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी है। तो वो लोग विवाह में जो भी खर्च करेंगे, जैसे कि अपने सगे संबंधियों को भोजन कराएंगे, खिला पिला करेंगे, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं वर पक्ष वाले, वो अनाज देते हैं, सब्जियां देते हैं, दाल देते हैं, मुर्गा
बकरा देते हैं जो जनजातियों में प्रचलित होता है, वो चीज़ें देते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है। हाँ, अभी पैसा वगैरह लिया जाता है जहाँ तक, लेकिन पहले क्या होता था, वो अनाज देते थे, जैसे कि चावल हो गया, धान हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गए, मुर्गा बकरा हो गया, ये लोग जैसे सुअर वगैरह भी ये खाते हैं तो वो भी दिया जाता है। अभी काफ़ी मतलब चेंजेस आ रहा है, लेकिन इनमें जो है दहेज प्रथा नहीं है, बल्कि वर पक्ष जो है वधु पक्ष के ऊपर कोई आर्थिक बोझ न हो वधु का विवाह में, तो उसके लिए जो है वर पक्ष वाले खर्चा देते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको वधु मूल्य नहीं कहेंगे, वधु मूल्य की प्रथा अलग से प्रचलित है, उसमें कुछ मूल्य देना पड़ता है। उसमें भी मतलब ना आदिवासी लोग रुपया पैसा नहीं होता था पहले, ऐसे ही अनाज हो गया या फिर कुछ बकरा हो गया, मुर्गा हो गया, ऐसा देना होता था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अधिकांश जनजातीय समूह में विधवा विवाह को मान्यता दिया जाता है। देखिएगा, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो विधवा विवाह आज भी इसको जो है मान्यता नहीं दिया जाता। हालांकि काफ़ी थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन फिर भी जो है विधवाओं को आज भी विवाह करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनको विवाह अगर वो विवाह नहीं करती हैं तो पहले क्या होता था, बाल वाल मुड़वा दिया जाता था, उनको बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं और कई सारे लोग विवाह कर भी रहे हैं, लेकिन सोच जो है कई लोगों की अभी भी नहीं बदली है। लेकिन बात करें अगर हम लोग जनजातीय समूहों की, तो यहाँ पर विधवा विवाह को मान्यता दिया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। काफ़ी सारे विवाह की पद्धतियां भी हैं, जैसे कि हल्दी पानी और चूड़ी पहनाना, इस टाइप का। तो विधवा विवाह यहाँ पर प्रचलित है, इसको मान्यता दी जाती है, ध्यान रखना। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन 5 जनजातियों के नाम आप लोगों को याद रखना है। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लगभग अधिकतर परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। एक है बिरहोर, दूसरा है अबुझमाड़िया, तीसरा है बैगा, चौथा है कमार, पांचवा है पहाड़ी कोरवा। इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो इसको राष्ट्रपति विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करता है। इनको ना राष्ट्रपति के पुत्र भी कहा जाता है, इनके लिए फिर अलग से प्रावधान किए जाते हैं, विशेष प्रावधान। अगला दिया हुआ है, राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, पंडो और भोजिया। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से भी 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, पंडो और भुजिया। इनके लिए राज्य सरकार विशेष प्रावधान करती है और विशेष राशि जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं अभी के समय में। 7 का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है, अबुझमाड़िया जनजाति का संकेंद्रण नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में है, थोड़ा बहुत बीजापुर जिले में भी मिलता है। मतलब जो अबुझमाड़िया जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इनका जो संकेंद्रण है वो नारायणपुर जिले में देखने को मिलता है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों में, और थोड़ा बहुत ये बीजापुर में भी देखने को मिलते हैं। अबुझमाड़िया ना ये सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। मतलब जो 7 पिछड़ी जनजातियां हैं ना, उनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े अगर किसी को चुनेंगे ना, वो अबुझमाड़िया। ये पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा एकदम अति से भी अति पिछड़ा अबुझमाड़िया। जो अबुझमाड़ क्षेत्र है ना, वहां तो कुछ वर्ष पहले तक बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध था, लेकिन अभी जो है जा सकते हैं, नहीं तो वहां पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला है, 18वां है, अबुझमाड़िया जनजाति सभी जनजातियों में सबसे पिछड़ी जनजाति है। अभी मैंने बताया, ध्यान रखना। अबुझमाड़ का शाब्दिक अर्थ अज्ञात है। अबुझमाड़, देखो ये जो अबुझमाड़ है, ये नाम अबुझमाड़िया जनजाति मतलब कि जो अबुझमाड़िया जनजाति वहां रहते हैं उनके द्वारा ये नाम नहीं दिया गया, ये बाहरी लोगों के द्वारा यह नाम दिया गया है। क्योंकि जो माड़िया जनजाति है जो उस क्षेत्र में रहते हैं अब, और उनको जो है एक मतलब उनको बूझना बड़ा मुश्किल है, जानना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए क्या बोला गया, अबुझमाड़िया, और उस क्षेत्र को अबुझमाड़। तो ध्यान रखेंगे, अबुझमाड़, अबुझ मतलब जिसको बूझा न जा सके, अज्ञात। तो ये अबुझमाड़िया गोंड जाति की उपजाति है। जैसे मैंने बताया ना कि गोंड जनजाति की 41 उपजातियां है, 41, तो उन्हीं में से एक अबुझमाड़िया जनजाति भी है। अगला है, अबुझमाड़िया जनजाति स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। मतलब ये जो अबुझमाड़िया शब्द है ये बाहरी लोगों के द्वारा दिया गया है। भाई अबुझ ये शब्द किसका है, ये तो हिंदी का है अबुझ, जबकि ये खुद को क्या बोलते हैं, मेटाभूम।
मेटाभूम। और माड़िया जनजाति से हैं इसीलिए अबुझ माड़िया, तो ध्यान रखना मेटाभूम कहते हैं खुद को। अगला है जनजातियों में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है, जो मैंने बताया पीछे। तो अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को पेद्दा कहा जाता है। मतलब जो जनजातियों में स्थानांतरित कृषि का प्रचलन है ना, अलग अलग जनजातियों में थोड़ा सा टेक्निक जो है अलग अलग होता है, ये लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो अबुझ माड़िया जनजाति में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहते हैं पेद्दा। ध्यान रखना क्या कहते हैं, पेद्दा। काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ना इनमें ना जो आधुनिक जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक से क्या तात्पर्य, जो गांवों में नॉर्मल जो खेती किया जाता है ना, जो कि आज से 100 साल पहले 200 साल पहले भी किया जाता था, किससे खेती किया जाता था, हल बैल, और उसके बाद रुपाई निदाई गुड़ाई, ये जो चीजें होती है ना नॉर्मली, अगर हम लोग ट्रैक्टर को हटा दे तो। लेकिन ये लोग जो है हल बैल का भी प्रयोग नहीं करते हैं, खेतों की जुताई भी नहीं करते। मतलब अलग अलग में अलग अलग होता है, कोई जोतते हैं कोई नहीं जोतते हैं। जैसे कि बैगा जनजाति, भाई बैगा जनजाति का तो ये मानना है कि अगर हम लोग धरती में हल चलाते हैं, खेत में हल चलाते हैं, तो उससे धरती माता को कष्ट होगा, इसलिए वो लोग हल नहीं चलाते हैं, उनका भी जो है अनाज को बिखेर देते होंगे। तो इनका भी कुछ ऐसे ही होता है, जो स्थानांतरित कृषि होता है उसमें अनाज को जो है ऐसे बिखेर दिया जाता है, छिटक दिया जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा जो है मिट्टी को खोद लेते होंगे, फिर उसके बाद अनाज को डालते होंगे, फिर ऊपर से मिट्टी डाल देते होंगे। तो ये जिस तरह का खेती करते हैं ना, उसमें उत्पादन बहुत बहुत कम होता है, जो कि इनके खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाता है। हालांकि आज के समय में थोड़ा बदलाव आ रहा है और ये लोग जो है सामान्य किसानों की तरह खेती कर रहे हैं। मतलब कि हल बैल हो गया, खेत की जुताई करके उसमें बाकायदा बीज बोना, उस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बैगा जनजाति का संकेंद्रण छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग मैकल पर्वत श्रृंखला में है। ध्यान रखेंगे मैकल पर्वत श्रृंखला, जो कि आपके राजनांदगांव, कवर्धा, थोड़ा बहुत मुंगेली इस तरफ है। तो बैगा जनजाति का संकेंद्रण स्पेशली मैकल पर्वत श्रृंखला में। अगला है बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। बैगा जनजाति सबसे ज्यादा गोदना प्रिय। गोदना क्या होता है, तो एक प्रकार का टैटू, जैसे कि हम लोग टैटू करवाते हैं ना, तो वैसे ही इनका टैटू होता है शरीर के विभिन्न भागों में। ये लोग जो है गोदना गुदवाते हैं, इसमें जो है ना दाग दाग करके, जैसे कि गोद गोद करके इसको बनाते हैं, इसीलिए इसको गोदना कहा जाता है। तो ये बैगा जनजाति को सबसे ज्यादा गोदना प्रिय माना गया है। बैगा जनजाति गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। जो बैगा जनजाति है ये गोंड लोगों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। एक गाना है शायद छत्तीसगढ़ में, नाच बैगा करके, बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, खैर छोड़िएगा, भूल गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। तो इनका जो पेय पदार्थ है ना, जनजातियों के, कुछ ही जनजातियों के हैं, तो बैगा जनजाति का जो प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। वही मुरिया जनजाति का सल्फी है, कोरवा जनजाति का हड़िया है, गोंड जनजाति में पेज का प्रचलन है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो बैगा जनजाति में ताड़ी, जो ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ताड़ का पेड़, तो उससे जो रस निकलता है उसको ये लोग पीते हैं, और वो थोड़ा नशीला भी होता है। ताज़ा पीने से कुछ नहीं होता है ऐसा बताते हैं, बाद में पिएंगे तो फिर नशीला होगा। तो ताड़ी बैगा जनजाति से संबंधित है। बैगा जनजातियों का प्रमुख नृत्य कर्मा है। इनके द्वारा बिल्मा, सैला, परघैनी एवं फाग गीत गाया जाता है। तो कर्मा नृत्य ध्यान रखेंगे बैगा जनजाति द्वारा स्पेशली किया जाता है। अगला है बिरहोर जनजाति का निवास मुख्यतः रायगढ़, जसपुर और कोरबा जिले में है। बिरहोर जनजाति, तो ये अभी तक हम लोग जो है ना अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, तो ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो बिरहोर जनजाति का संकेंद्रण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक तो कोरबा हो गया, जसपुर हो गया, रायगढ़ हो गया मुख्यतः। अगला दिया हुआ है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ वनचर होता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वनचर। अच्छा, हाँ ठीक, वनचर होता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वनचर। अगला दिया हुआ है कर्मा जनजाति का निवास, एक मिनट, कर्मा नहीं, ये कमार होना था, माफी चाहूंगा, कमार। कर्मा तो नृत्य है ना भाई, कमार जनजाति। कमार जनजाति का संकेंद्रण कहां पर है, गरियाबंद जिले में, जो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है ना। अगला दिया हुआ है कर्मा जनजाति, ये क्या मिस्टेक हो गया, माफी चाहूंगा, कमार है ये जो है ना कमार, ये नीचे मैंने सही लिखा, ये जो है कमार, ये राइट है। तो जो कमार जनजाति है, इनका पारंपरिक कार्य बांस से शिल्प कला, मतलब कि ये लोग जो है बांस से टोकरी बनाना, चटाई बनाना और भी दुनिया भर की चीजें
इस काम में कमार जनजाति के लोग निपुण होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अधिकतर जनजातियों में ना बांस कला का प्रचलन है। मतलब कि जो जनजातीय लोग हैं वो अपने उपयोग के लिए, जैसे कि उनके टोकरी का उपयोग होता है, चटाई का उपयोग करते हैं वो लोग, तो ये सारी चीज़ें जो है बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। लेकिन जो कमार जनजाति है वो स्पेशली इनका एक तरह का पारंपरिक कार्य ही है। अगला दिया हुआ है, कमार जनजाति में प्रचलित पंचायत को के प्रधान को कुरहा कहा जाता है। कमार जनजाति का जो इनका जातीय वाला जो पंचायत होता है ना, जिसमें कमार जाति के लोग ही सम्मिलित होते हैं, तो उसका जो प्रधान होता है उसको कुरहा कहा जाता है। जैसे कि अभी ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, जो कि चुन करके आता है। ये एक संवैधानिक चीज है। लेकिन जो कुरहा है ये जातीय प्रमुख होता है, एक तरह से जातीय पंचायत का प्रमुख होता है कमार जनजाति में। कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषेध माना जाता है। ये लोग जो है घोड़े को छूते नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़े से अटपटे टाइप के। अगला दिया हुआ है, कमार जनजाति में परिवार में किसी की मृत्यु होने पर घर का त्याग करके नया घर बना लेते हैं। भाई ये तो शहरों में संभव नहीं है, लेकिन जो वन में रहते हैं उनके लिए तो संभव है। तो जो कमार जनजाति के लोग हैं उनके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ये जिस घर में मृत्यु हुई है उसका त्याग कर देते हैं और नया घर बना करके रहना शुरू करते हैं। अगला दिया हुआ है, कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का निवास स्थान जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया जिले में है। तो इनका ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कोरवा जनजाति की दो प्रजातियां नहीं है भाई, उपजातियां हैं, माफी चाहूंगा। तो कोरवा जनजाति की दो उपजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। कोरवा जनजाति के लोगों का निवास पेड़ों पर बनाते हैं। मतलब जो कोरवा जनजाति के लोग हैं ना, ये लोग पेड़ पर मचान बना करके अपना घर बनाते हैं। तो ये काफी बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति पेड़ों में निवास करते हैं, तो कोरवा जनजाति। हालांकि आज के समय में ये लोग इस तरह से निवास करते होंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आज तो बाकायदा घर बना के रह रहे होंगे और सरकार की तरफ से जनजातीय क्षेत्रों में भी जो आवास योजना के तहत इनको लाभ मिल रहा होगा। और आज के समय में पेड़ पर रहना थोड़ा सा मतलब सोच ही नहीं, मतलब इस तरह से सोचना बड़ा मुश्किल है। तो ये अभी उतना प्रचलन में नहीं होगा। अगला दिया हुआ है, कोरवा जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार को नवाधानी कहा जाता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, 13वीं बोला जाता है, 9वीं बोला जाता है, तो इनके यहाँ जो मृतक संस्कार है उसको क्या बोला जाता है? नवाधानी। अगला दिया हुआ है, वही कोरवा जनजाति में क्रियाक्रम के समय कुमारी भात की परंपरा है। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं कि जो मृतक संस्कार है ना, मृतक संस्कार, ये जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसका जब कफन दफन किया जाता है, उसको कब्रिस्तान में ले जा करके उसको जलाया जाना या दफनाया जाना, वो क्या कहलाएगा? मृतक संस्कार कहलाया जाएगा। जो कि मृत्यु के दिन या उसके एक दिन बाद हो सकता है। मतलब कई बार होता है ना, रात को अगर किसी की डेथ हुई तो उसको दूसरे दिन उसका संस्कार किया जाता है, तो इसको मृतक संस्कार बोलेंगे। और कोरवा जनजाति में जो मृतक संस्कार है उसको नवाधानी। वही जो क्रियाक्रम जो कि 9 दिन बाद या 10 दिन, 11 दिन या फिर 13 दिन बाद होता है, जिसको 9वीं, 10वीं या फिर 13वीं कहते हैं ना, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है कुमारी भात। अगला दिया हुआ है, कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी। अगला है, कोरवा जनजाति में विवाह के समय दमनच नामक नृत्य किया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया है। और ये जो दमनच नृत्य है ना, इसको कहा जाता है कि ये बड़ा ही भयोत्पादक होता है। मतलब जब आप इसको देखोगे आपके मन में भय उत्पन्न हो जाएगा, तो इसको भयोत्पादक नृत्य कहा जाता है। अगला दिया हुआ है, शरीर के अंगों को आग से दाग कर निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहा जाता है। ये लोग जो है अपने शरीर को आग से दागते हैं जिससे निशान पड़े, उसको दरहा बोलते हैं ये लोग। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की गरियाबंद जिले में निवास करती है, जिसको छत्तीसगढ़ राज्य ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे रखा है। भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज लोहे से दाग कर करते हैं। मतलब लोहा को वो लोग गर्म करेंगे, उसके बाद शरीर में टिकाएंगे, तो सोचो कितना तकलीफ होगा। तो ऐसे लोग जो है रोग का इलाज करते हैं। अगला दिया हुआ है, भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है,
पंडो जनजाति अंबिकापुर क्षेत्र में निवास करती है। पंडो जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो गोंड जनजाति है ना, छत्तीसगढ़ के कुल जनजाति जनसंख्या का 56% है, 56%। तो बहुत बार पूछा गया है। गोंड द्रविड़ मूल की जनजाति है। जो गोंड जनजाति है ये द्रविड़ मूल की जनजाति है और इनके द्वारा जो गोंडी बोली बोली जाती है, गोंड जनजाति की बोली गोंडी है, तो ये भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ये जो गोंडी है ये द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली कुरुख बोली भी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला देखते हैं, गोंड जनजाति का पेय पदार्थ पेज है जो मोटे अनाज से तैयार किया जाता है। देखो, जो पेज है ना, ये एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है, कोई नशीला पदार्थ नहीं होता। ये मोटे अनाज से बनाया जाता है, मक्का से भी बनाया जाता है, मक्का हो गया और भी दूसरी चीजों से बनाया जाता है। चावल का जो कनकी होता है ना, चावल के जो टुकड़े, उससे भी इसको बनाया जाता है। तो ये गोंड जनजाति में विशेषतः प्रचलित है। और गोंड जनजाति की जो उपजातियां हैं ना, चाहे वो मुरिया हो, माड़िया हो, उन सब में भी ये प्रचलन में देखने को मिलता है। वैसे आप अगर बस्तर क्षेत्र में जाओगे ना, तो जो बाहरी लोग हैं, जो जनजातीय नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो वो भी पेज का प्रयोग करते हैं। और नॉर्मली हम लोग जो घरों में जो दलिया बनाते हैं ना, जब कोई बीमार होता है तो दलिया को जो उबालते हैं ना, दानेदार वाला जो दाना वाला जो दलिया आता है ना, बाबा रामदेव का दलिया हमारे यहाँ बहुत खाते हैं, तो उसको जो उबालते हैं ना पानी में, सिर्फ उबालते हैं, उसमें कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ उसको उबालते हैं पानी में, अच्छे से जब उबल जाए, पक जाए, तब उसको पिया जाता है। तो वही क्या है, पेज है। तो ये नॉर्मली दलिया का नॉर्मली घरों में बनता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं बिना दूध और बिना शक्कर का खीर। तो ये पेज ये विशेष करके गोंड जनजाति में प्रचलित है। अगला दिया हुआ है, गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। मतलब कि मामा और फूफा तो उनके बच्चों से जो है विवाह कर सकते हैं। तो ममेरे फुफेरे भाई बहनों में मतलब दो भाई बहन है, उनके बच्चे होंगे, मतलब उनका अलग अलग विवाह होगा दोनों भाई बहनों का, लेकिन जब उनके बच्चे होंगे ना, तो उनका आपस में विवाह हो सकता है। मतलब अगर मान लो आप आदिवासी हैं तो आप अपने मामा की या फिर अपने फूफा की बेटी से विवाह कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, दूध लौटावा। तो ये गोंड जनजाति में विशेष करके प्रचलित है। अगला दिया हुआ है, गोंड जनजाति में चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, लमसेना विवाह प्रचलित है। तो ये विवाह की कुछ पद्धतियां हैं। चढ़ विवाह, इसको हठ विवाह भी बोला जाता है, पठौनी विवाह, लमसेना विवाह। लमसेना काफी बार पूछा गया। ये घर जमाई वाला जो सिस्टम है ना, जिसमें जो वधू है वो अपने मायके में ही रहती है, अपने माता पिता के घर में, लेकिन जो वर है उसको अपने ससुराल में जाकर के रहना होता है। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, घर जमाई। एक मूवी भी आई थी ना, घर जमाई करके, हेमा मालिनी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, मेरे पापा का फेवरेट है, तो उसी टाइप का। तो उसको क्या बोलेंगे, लमसेना विवाह। और इसको जो वर लमसेना विवाह करेगा तो उसको बोलेंगे लमसेना जाना, कि तेहा लमसेना जाथस, इस टाइप से लमसेना जाना। अगला है, गुर्जर जाति में ये क्या है यार, गुर्जर जाति, ये क्या आ गया, गुर्जर जाति नहीं, माफी चाहूंगा, ये तो राजपूत हो गए ना गुर्जर, ये गोंड जनजाति होना था यहाँ पर, पता नहीं कैसे यहाँ मिस्टेक हो गया, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार कोज्जी, जो कि तीसरे दिन मनाया जाता है, और कुंडा मिलान 10वें दिन मनाया जाता है, 10वीं के दिन। तो कोज्जी और कुंडा मिलान ये गोंड जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है, मतलब कि मृतक संस्कार से जुड़ा हुआ है। अगला दिया हुआ है, गोंड जनजाति में नए घर में प्रवेश के समय नोडोरा नहीं है यार, ये कितना मैं मिस्टेक करता हूं, माफी चाहूंगा, नोहडोरा। तो ये जो है गोंड जनजाति में नए घर में प्रवेश के समय अलंकरण किया जाता है, एक तरह से चित्रकारी की जाती है, हाथों से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। इसमें जो है ना, चावल का घोल तैयार किया जाता है, चावल को पहले पीसा जाता है, पाउडर बनाया जाता है, उसका घोल तैयार किया जाता है, और उसी से ये लोग जो है चित्रकारी करते हैं। तो इसको नोहडोरा कहा जाता है। अगला दिया हुआ है, बैगा जनजाति के लोगों को वन औषधि का अच्छा ज्ञान होता है। मैंने पीछे बताया भी कि जो बैगा जनजाति है वो गोंड
गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में काम करते हैं और साथ ही साथ इनको जो है औषधियों का विशेष ज्ञान होता है। अगला है वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर दरभंगा हद हो गया क्या लिखा है मैंने यार, दरभंगा नहीं है ये, द बैगा, द बैगाज, मिस्टेक करने का भी हद होता है, क्या लिख दिया मैंने, दरभंगा कहाँ और द बैगाज कहाँ। तो वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर द बैगाज नामक पुस्तक लिखा है। तो वेरियर एल्विन काफी इंपॉर्टेंट है, इसने 4-5 पुस्तकें लिखी है। द बैगाज हो गया, द गौर हो गया, द अगरिया हो गया, उसके बाद द मुड़िया एंड देयर घोटुल, काफी इंपॉर्टेंट है इसकी रचनाएं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वेरियर एल्विन, दरभंगा कहाँ से आ गया ये देखो, एमएससी रोहिणी बिरहोर जनजाति पर क्या मिस्टेक हो गया, इतना बड़ा मिस्टेक यार, पता नहीं ये कैसे कर दिया मैंने। ये ना रॉय, क्या नाम, एक रॉय है, एमसी रॉय, एमसी रॉय कुछ होना चाहिए, ये एमसी रॉय, इन्होंने ना बिरहोर जनजाति पर द बिरहोर नामक पुस्तक लिखा था। मैं इसको अपडेट कर दूंगा, माफ़ी चाहूँगा इन मिस्टेक्स के लिए, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना था, लेकिन इतना सारा मतलब लगभग 120 या 130 पॉइंट मैंने बनाए हैं, तो थोड़ा सा छूट गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ये एससी रॉय है, एससी रॉय। अगला है 58, गोंड जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मैंने पीछे बताया भी था। मुरिया जनजाति का संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र में है। मुरिया जनजाति बस्तर की एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण जनजाति है और ये वहाँ की मूल निवास भी इसको बोला जाता है। मुरिया जनजाति गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, तो ऐसे ध्यान रखना। मुरिया जनजाति में घोटुल नामक युवा गृह प्रचलित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि घोटुल नामक युवा गृह किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये मुरिया जनजाति में। युवा गृह क्या होता है, तो ये ना युवा मतलब जो युवक लोग होते हैं, युवक युवतियां, उनसे संबंधित होता है, उनका एक तरह से स्कूल आप इसको बोल सकते हो, जनजातियों का स्कूल, जहां पर अक्षर ज्ञान तो नहीं दिया जाता है, लेकिन इनके जो भी सांस्कृतिक और इनकी जो परंपरा है उसका ज्ञान यहाँ पर इनको दिया जाता है युवा गृह में। तो मुरिया जनजाति में जो युवा गृह का प्रचलन है उसको घोटुल के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति के लोग सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माने जाते हैं। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की वह जनजाति कौन सी है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है, तो वो है मुरिया जनजाति। मुरिया को ना मुड़िया भी लिखा जाता है, मुड़िया, ध्यान रखना। अगला है मुरिया जनजाति गोंडी भाषा का प्रयोग करती है। तो देखिएगा जो मुरिया जनजाति है, चूंकि इसका संकेंद्रण बस्तर क्षेत्र में है, वहाँ गोंड जनजाति भी बड़ी संख्या में निवास करती है, तो गोंडों की जो बोली है गोंडी, उसका प्रयोग जो है मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, जो कि नारायणपुर और कोंडागांव क्षेत्र के जो मुरिया हैं वो गोंडी का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आप बस्तर जिला में जाओगे और दूसरे तरफ जाओगे तो वहाँ के जो मुरिया हैं वो हल्बी भाषा का प्रयोग करते हुए आपको देखे जाएंगे। सिर्फ ना यहाँ जो नारायणपुर वाले स्पेशली वहाँ के जो मुरिया है ना, जो घोटुल मुरिया जिसको बोला जाता है स्पेशली, वो लोग स्पेशली गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं। अगला दिया हुआ है मुरिया जनजाति का प्रमुख केंद्र नारायणपुर और कोंडागांव जिले में है। वैसे तो लगभग ये संपूर्ण बस्तर संभाग में निवासरत हैं, लेकिन नारायणपुर और कोंडागांव स्पेशली। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उर्रांव जनजाति है, काफी बार पूछा गया है ये भी। उर्रांव जनजाति द्वारा सरहुल नामक पर्व मनाया जाता है एवं सर्वोच्च नामक नृत्य किया जाता है। आज तो हद ही हो गया मिस्टेक करने का, ये सरहुल है, ये जो है ना यही यहाँ पर आएगा। तो उर्रांव जनजाति द्वारा सरहुल नामक पर्व मनाया जाता है एवं सरहुल नामक नृत्य, मतलब उर्रांव जनजाति में ये जो सरहुल है ये पर्व भी है और इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य भी है। ये जो सरहुल पर्व है ना, ये कब मनाया जाता है, तो चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको चैत पूर्णिमा बोला जाएगा हमारे मतलब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, मतलब देसी लैंग्वेज में चैत मास के पूर्णिमा को इसको मनाया जाता है सरहुल पर्व। अच्छा, ये जो सरहुल पर्व है ना क्यों मनाया जाता है, तो जो उर्रांव जनजाति के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि उनकी जो इष्ट देवी है सरना देवी और सरना देवी का जो निवास है वो साल वृक्ष में माना जाता है। साल वृक्ष जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का
राजकीय वृक्ष है। तो साल वृक्ष में जब फूल खिलता है ना, चैत्र मास में उसमें फूल खिलना शुरू होता है, तो साल वृक्ष में जब फूल खिलना शुरू होता है तब ये लोग सरहुल नामक पर्व मनाते हैं और फिर साथ ही साथ सरहुल नृत्य भी करते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। उरांव जनजाति में धुमकुरिया नामक युवा गृह, ग्रह नहीं है गृह, युवा गृह प्रचलित है। कौन सा? धुमकुरिया। जैसे कि मुरिया जनजाति में घोटुल, वैसे ही यहाँ पर धुमकुरिया। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति हल्बा जनजाति को माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से मतलब थोड़े से ये अमीर होते हैं हल्बा जनजाति के आदिवासी। अगला है, हल्बा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। तो ये लोग कृषि कर्म करते हैं हल्बा जनजाति के लोग। अगला दिया हुआ है, हल्बा जनजाति मुख्य रूप से बस्तर, कोंडागांव, बालोद, कांकेर आदि जिलों में निवास करते हैं हल्बा जनजाति। और इनकी बोली हल्बी है, जो कि बस्तर क्षेत्र की लोक बोली माना जाता है हल्बी को। बस्तर क्षेत्र में जो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं ना, चाहे वो गोंड हों या फिर मुरिया हों, हल्बा हों, हल्बा तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बाकी धुरवा हो गए, दूसरे हो गए, तो वो सब भी जो है हल्बी बोली बोलना जानते हैं। स्पेशली इसको हल्बा जाति के लोग और मुरिया जाति के लोग बोलते हैं। मुरिया जाति नारायणपुर वाले को छोड़ करके। अगला दिया हुआ है, हल्बा जनजाति की प्रमुख बोली हल्बी है, जो बस्तर क्षेत्र के अधिकांश जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाती है। बता दिया मैंने, हल्बी बोली आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो हल्बी बोली है ना, वो छत्तीसगढ़ी से काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आप अच्छे से छत्तीसगढ़ी बोल लेते हो तो आप हल्बी बोली को आराम से समझ लोगे। मतलब आप अगर बस्तर के तरफ चल दोगे, उधर आदिवासी गाँव में, तो आपको अगर छत्तीसगढ़ी आती है तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपको हिंदी भी आता है ना, तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ी बोली है, हल्बी बोली है, ये हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है। उसके बाद हल्बी बोली पर ना उड़िया और मराठी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं अगर गोंडी की बात करूं मैं, उर्राव जनजाति द्वारा प्रयोग किए जाने वाली कुरुख की बात करूं, तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें ना द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब द्रविड़ लैंग्वेज, मतलब कि जो तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तो उनका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। और तमिल तेलुगु एक हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जो हिंदी बोलने वाले हैं वो टूटा फूटा जो है, हम भोजपुरी भी समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा गुजराती भी समझ लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग पंजाबी भी समझ लेंगे, मराठी को भी थोड़ा बहुत समझ ही लेंगे, क्योंकि ये हिंदी भाषा परिवार के हिस्सा है। तो काफ़ी सारे शब्द थोड़े से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो तमिल तेलुगु वाले जो हो गए भाई, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो जो गोंडी है, कुरुक है, ये द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा हैं। और हल्बी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये सब जो है आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। बस्तर क्षेत्र के मुरिया जनजाति सल्फी सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है। देखो, मैंने बताया पीछे कि जो गोंड जनजाति, उसमें पेज का प्रचलन है, बैगा जनजाति में ताड़ी का प्रचलन है, तो मुरिया जनजाति में ना सल्फी इनका सर्वाधिक पेय पदार्थ है। वैसे सल्फी ना मुरिया जनजाति अकेले का प्रिय नहीं है, बस्तर क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। इसको तो भाई बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। ये अगला दिया हुआ है, उरांव जनजाति के मुख्य देवी सरना देवी है, जो कि साल वृक्ष में निवास करती है। अभी मैंने बताया साल वृक्ष में निवास करती है। अगला दिया हुआ है, उरांव जनजाति द्वारा प्रयुक्त प्रमुख बोली कुरुक है, जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगला दिया हुआ है, बिजवार जनजाति का प्रमुख संकेंद्रण रायपुर बलौदा बाजार जिले में है। इनका संकेंद्रण बिजवार जनजाति, वीर नारायण सिंह इसी बिजवार जनजाति से थे ना। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह जी बिजवार जनजाति से संबंधित थे। आप लोग मुझे बताइएगा कि जो शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, ये किस जमींदारी से संबंधित थे और इनको किस दिन मृत्युदंड दिया गया। आप लोग अभी वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने बताया ना, आप आंसर करोगे तो आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेगा। तो आप लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को रोक करके। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है, बिजवार जनजाति में तीर विवाह का प्रचलन है। भाई बहुत बार पूछा गया है, तीर विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है। बिजवार जनजाति के लोग विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, विंध्यवासिनी देवी। अगला है, छत्तीसगढ़ की पारधी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय आखेट है। पारधी जनजाति द्वारा विशेष रूप से काले पक्षी का शिकार किया जाता है।
पारधी, जिसको पारदी भी बोला जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। तो जो पारधी जनजाति है ये प्रमुखतः आखेटक जनजाति। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति का मुख्य कार्य आखेट करना है। कोरकू जनजाति कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में निवास करती है। कोरकू जनजाति का पारंपरिक कार्य मिट्टी खोदना है। कोरकू मिट्टी खोदने का काम करते हैं पारंपरिक रूप से। कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य थापटी है, काफी बार पूछा गया है। कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार सिडोली कहलाता है। सिडोली। बस्तर क्षेत्र सुकमा में दोरला जनजाति का संकेंद्रण है, मतलब बस्तर संभाग के सुकमा में दोरला जनजाति का संकेंद्रण है। और जो दोरला लोग हैं ना, दोरला जनजाति के लोग, इनकी बोली है दोरली। दोरला जनजाति कोया और कोयतोर के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो कोया जाति के जो लोग हैं ना, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र उस तरफ भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ से जो भाग लगा हुआ है ना, मतलब छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसकी जो सीमाएं जहां मिलती है ना, तो उसके आसपास इस जनजाति के लोग निवास करते हैं। दोरला जनजाति गोंड जनजाति की एक उपजाति है। तो ये गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। दोरला जनजाति गोदावरी अंचल में निवास करने वाली जनजाति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति गोदावरी अंचल में निवास करती है, क्योंकि जो गोदावरी नदी है वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से निकलती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो जो गोदावरी अंचल के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है। दक्षिण की कुछ नदियां, मतलब हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी नदियां, दो नदियां हैं स्पेशली, तो जो कि गोदावरी नदी में मिलती हैं, बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली। और ये दो नदियां ना बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इनका जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ से बाहर से निकलती है, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर इनका उद्गम स्थल है, और ये बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। अभी आप लोग इसको कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोग कमेंट करोगे तो आपके दिमाग में छप भी जाएगा। अगला देखते हैं भैना जनजाति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भैना जनजाति बैगा और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति मानी जाती है। मतलब कि जब बैगा और कंवर जनजाति के लोगों में आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और उससे जो एक नए प्रकार की, मतलब उससे जो संतान उत्पत्ति हुई ना, तो उनको भैना कहा गया, भैना जनजाति। ये मीणा नहीं है, भैना है। मीणा तो शायद राजस्थान में वहाँ की कोई एक जाति है ना, मीणा, ये भैना है। ये जो है ना, ये भैना, भैना जनजाति का संकेंद्रण बिलासपुर क्षेत्र में है। अगला दिया हुआ है, सामाजिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक समृद्ध जनजाति भतरा जनजाति को माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से देखो, अभी मैंने बताया कि सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति मुरिया जनजाति। सामाजिक दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो भतरा जनजाति जो है ये सर्वाधिक समृद्ध है। अगला दिया हुआ है, भतरा जनजाति का प्रमुख कार्य सेवक का होता है। ये लोग बस्तर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है भतरा जनजाति का। तो बस्तर क्षेत्र में ना, जब राजशाही था, राजा महाराजाओं का शासन था, तो जो भतरा जाति के लोग थे ये सेवक का काम करते थे, नौकर का काम। तो ध्यान रखना, भतरा जनजाति उड़ीसा से प्रभावित भतरी बोली का प्रयोग करती है। इनकी जो बोली है भतरी है, जिसमें उड़ीसा का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसमें हल्बी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला दिया हुआ है खरवार जनजाति, खरवार नहीं है यार, ये खैर है। ये खैरवार जनजाति खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। खैरवार, ये खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने के कारण ही इस जनजाति को खैरवार कहा गया होगा। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को बेवार कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेवार। मैंने बताया ना, बैगा जनजाति के लोग, अगर हम लोग धरती पर हल चलाएंगे तो धरती माता को कष्ट होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, सच में धरती माता को कष्ट होता होगा, लेकिन धरती माता जो है कष्ट सह करके भी बीज उत्पन्न करती है और हमारा पेट भरती है। तो हमको सम्मान करना चाहिए अनाज का और अन्नदाता का। तो एक तरह से जो अन्नदाता है वो ये पाप करता है, मतलब कि धरती माता को कष्ट देता है और हम लोगों का पेट भरता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, धरती माता को कष्ट तो जरूर होता होगा। अगला दिया हुआ है, कमार जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को दहिया कहा जाता है। कमार जनजाति में दहिया, बैगा जनजाति में बेवार, अबुझमाड़िया जनजाति में पेद्दा,
छत्तीसगढ़ की जनजातियों में वधु मूल्य की परंपरा प्रचलित है जिसे पारिंग धन कहा जाता है। मैंने बताया वधु मूल्य की परंपरा मतलब कि जो वर पक्ष वाले हैं वो वधु पक्ष को कुछ देते हैं, पैसा नहीं देते हैं क्योंकि जनजातियों में पैसे का प्रचलन नहीं होता है। मैंने बताया था कि जो अधिकतर खाने पीने की चीजें ही दी जाती है ताकि जो वधु पक्ष है उसके ऊपर जो भी विवाह में लग रहा है उसके लिए ज़्यादा खर्च न उठाना पड़े। अगला देखते हैं, गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द कोंड से हुआ है। गोंड की उत्पत्ति कोंड से हुआ है, काफी बार पूछा गया है। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी खुड़िया रानी है। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी खुड़िया रानी। मुरिया जनजाति में आंगा देव मड़ाई नहीं है, मड़ई मेला के देवता। ये मड़ई है, मड़ई मेला, जैसे कि अभी हुआ ना राजिम में पुन्नी मेला, तो और छत्तीसगढ़ के और भी क्षेत्रों में हुआ अभी मेला, बस्तर क्षेत्र में भी आप लोग YouTube में देख सकते हो, हर तरफ के मेले मढ़ई का जो है जिक्र मिल रहा है। तो मुरिया जनजाति में आंगा देव मढ़ई मेला के देवता है। आंगा देव ना ये लकड़ी से इसको बनाया जाता है, कुछ इस टाइप का बनाया जाता है, ऐसा कुछ रहता है लकड़ी के सॉरी ये ऐसा कुछ लकड़ी का लट्ठा रहेगा, इसको मिटाते हैं, कुछ ऐसा रहेगा और कुछ इस तरह से बीच से फिर ये ना ऐसे जुड़ा रहेगा कुछ से ऐसे। तो इसको क्या करते हैं और इसको बड़ा फूल से सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और नीचे स्टैंड भी लगे रहता है, शायद ऐसा जो लगता है ना पलंग में, तो कुछ उस टाइप का चीज़ लगा हुआ होता है। और इसको जो है ना जो आदिवासी लोग हैं इसको चार यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो इसको जो है चार कंधे पर ले करके वो लोग डोलते हैं, नाचते हैं। तो ये क्या है, आंगा देव काष्ठ से बना हुआ होता है। कंवर जनजाति के प्रमुख देवता सगराखंड है, ये भी पूछा गया है, सगराखंड किस जनजाति के देवता हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता दूल्हा देव। मुरिया जनजाति में प्रचलित घोटुल युवा गृह युवक सदस्य चेलिक और युवती सदस्य मोटियारिन कहलाती है। देखो जो घोटुल है मुरिया जनजाति में प्रचलित, तो उसमें जो लड़के होंगे ना उसके मेंबर, तो वो क्या कहलाएंगे, चेलिक, और वहीं लड़कियां कहलाएंगी मोटियारिन। तो मेंबर जो भी होंगे, घोटुल युवा गृह के युवकों के मुखिया सिरेदार कहलाता है। तो वहाँ युवकों का जो हेड होगा वो सिरेदार कहलाएगा और युवतियों की मुखिया बेलोसा कहलाएगी। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। वैसे मैंने ना यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिए हैं ना जनजातियों से रिलेटेड, सबको मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। जनजातियों पर काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो उसको आप लोग देख सकते हो। अगला दिया हुआ है, घोटुल का प्रमुख देवता लिंगोपेन है। लिंगोपेन को ही ना घोटुल का जनक माना जाता है, तो ये लिंगोपेन घोटुल का प्रमुख देवता है। मुरिया जनजाति में ककसार नृत्य घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो ककसार आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और स्पेशली घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए। अगला दिया हुआ है, मांदरी नृत्य घोटुल के बाहर किया जाता है। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि घोटुल के बाहर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। मुरिया जनजाति द्वारा मड़ई महोत्सव के समय एबालतुर नृत्य किया जाता है। एबालतुर पूछा गया है। ये भी छत्तीसगढ़ की अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य लौह शिल्पकला से जुड़ा हुआ है। अगरिया ये लौह शिल्पकला का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की कोल जनजाति का प्रमुख कार्य कोयला जन्म उत्खनन करना है। यार ये क्या लिख दिया हूं मैंने। तो छत्तीसगढ़ की कोल जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है, कोयला उत्खनन करना। कोयला उत्खनन करना, कोल जनजाति, कोल कोयला, इससे आप लोग पकड़ सकते हो। उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व पदार्थ, पर्व नहीं है पेय, बहुत ज्यादा मिस्टेक। तो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कोसमा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। जैसे कि मैंने सल्फी बताया, ताड़ी बताया, पेज बताया, तो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, कोसमा है, कोसमा। अगला दिया हुआ है, कोरवा जनजाति का प्रमुख फिर मिस्टेक, पर नहीं है, पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ। तो कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ हंडिया है, हंडिया, ध्यान रखना। कोरवा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ हंडिया और उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ कोसमा है।
बस्तर क्षेत्र के परजा जनजाति में धागा बक्सर नामक नाम की युवा गृह प्रचलित है। मतलब धागा बक्सर, जैसे कि घुटुल हो गया मुरिया जनजाति में, धुमकुरिया हो गया उरांव जनजाति में, वैसे ही परजा जनजाति में धागा बक्सर नामक युवा गृह प्रचलित है। मुरिया जनजाति द्वारा होली के अवसर पर डंडारी नृत्य किया जाता है। अभी होली आ रहा है ना, ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग इसके 6-7 दिन बाद ही होली आ जाएगा। तो होली आ रहा है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। तो होली के समय क्या करते हैं, डंडारी नृत्य। बैगा और गोंड जनजाति में दीपावली के अवसर पर सैला अथवा डंडा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, डंडारी पूछा जाता है तो बस्तर क्षेत्र में मुरिया जनजाति, वहीं अगर डंडा नृत्य पूछा जाता है तो बैगा और गोंड जनजाति दीपावली के समय पर। अगला दिया हुआ है, मुरिया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर घोटुल पाटा नामक गीत गाया जाता है। काफी बार पूछा गया है घोटुल पाटा गीत। इसको ना ऐसे भी पूछा जाता है कि घोटुल पाटा किस तरह का गीत है, तो ये मृतक संस्कार गीत है। घोटुल पाटा गीत कहते हैं इस गीत को गांव के वृद्ध पुरुष द्वारा गाया जाता है। मुरिया जनजाति में माओ पाटा नृत्य शिकार नृत्य है। माओ पाटा नृत्य, इसमें शिकार नाटिका नृत्य भी इसको बोला जाता है। अगला दिया हुआ है, दंडामी माड़िया जनजाति में गौर नृत्य का प्रचलन है। दंडामी माड़िया ये गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। मतलब माड़िया गोंड से ही, गोंड जनजाति में ही ना माड़िया हो गए, अभुज माड़िया हो गए, दंडामी माड़िया हो गए, ये अलग अलग। तो माड़िया भी अलग अलग माड़िया। तो गौर नृत्य का प्रचलन है। गौर नृत्य को वेरियर एल्विन द्वारा विश्व का सबसे सुंदर तम नृत्य कहा गया। यहां पर तम होना था, तब नहीं। तो वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है कि किसने गौर नृत्य को विश्व का सुंदरतम नृत्य कहा है। वेरियर एल्विन ने द मुरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक लिखी है। मैंने पीछे बताया भी था। छत्तीसगढ़ के दंडामी माड़िया जनजाति में मृतक स्तंभ की प्रथा प्रचलित है। तो मृतक स्तंभ, ये लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जब उसको दफना दिया जाता है, अधिकतर जनजातियों में ना दफनाया जाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है, हिंदू धर्म में जलाया जाता है, दाह संस्कार होता है, लेकिन जनजातियों में दफनाने की प्रथा प्रचलित है। जमीन में जो है बॉडी को गाड़ दिया जाता है, जैसे कि अपने मुस्लिम भाइयों में होता है ना, उसी तरह से। तो ये लोग भी जो है मृत शरीर को दफना देते हैं, और माड़िया जनजाति के लोग उसमें मृतक स्तंभ की स्थापना करते हैं, जो कि काष्ठ निर्मित भी होता है और पत्थर निर्मित भी होता है। काष्ठ और प्रस्तर दोनों से बना होता है। अधिकतर काष्ठ स्तंभ ज्यादा प्रचलित है। तो ये दंडामी माड़िया में ध्यान रखना। दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला गौर नृत्य बाइसन हार्न नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको बाइसन हार्न नृत्य भी कहा जाता है। देखो, जो गौर है ना, ये एक प्रकार का जानवर है गौर, और गौर को ही बाइसन भी बोला जाता है। तो इस नृत्य में ना, तो इस ये जो नृत्य है, इसमें गौर जो जानवर है उसके सींग का मुकुट बनाया जाता है, और उसको ये लोग पहन करके नाचते हैं। अगला दिया हुआ है, बस्तर क्षेत्र के धुरवा जनजाति में परब नृत्य प्रचलित है। अच्छा देखिए, जो परजा जनजाति है ना, वही धुरवा जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो इनका प्रमुख नृत्य क्या है, परब। दयाशंकर नागिनी नाग है, ये नाग दयाशंकर नाग ने छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना की है। अगला दिया हुआ है, वेरियर एल्विन द्वारा छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है। मतलब जो वेरियर एल्विन है ना, इसने छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर काफी सारी पुस्तकें लिखे हैं। तो कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। द बैगाज, बैगा जनजाति के ऊपर। द बैगाज ऊपर में क्या हो गया था, दरभंगा हो गया था ना। द अगरिया, अगरिया जनजाति पर। द गौर, उसके बाद द मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो ये रचनाएं आपको याद रखना है, वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। मुरिया जनजाति में गेड़ी नृत्य का प्रचलन है। गेड़ी नृत्य ना, ये सावन अमावस्या के दिन से ये शुरू होता है, जब हरेली पर्व मनाया जाता है ना। नहीं, सावन अमावस्या, हाँ लगभग उसी आसपास करते हैं ये। हरेली के समय किया जाता है ना गेड़ी नृत्य। तो ये मुरिया जनजाति में प्रचलित है। वैसे ना ये बाकी जनजातियों में भी किया जाता है, लेकिन स्पेशली मुरिया जनजाति पकड़ के चलिएगा। बस्तर क्षेत्र में चैत परब गीत प्रचलित है। चैत परब बस्तर क्षेत्र में। कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग का प्रचलन है। गांव के मध्य में मेघनाथ खम्ब की स्थापना की जाती है। तो कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग,
तो मेघनाथ स्तंभ स्थापित करते हैं और जो खंभ होता है, खंभ मतलब खंबा, पिलर, उसके चारों तरफ ये जो है स्वांग भरते हुए नाचते हैं। स्वांग भरना मतलब क्या बोलेंगे इसको, नौटंकी करना बोलेंगे क्या नॉर्मल भाषा में। तो स्वांग, अजीब प्रकार का स्वांग भरते हुए ये लोग नाचते हैं चारों तरफ। गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना, मेघनाथ खंभ पूछा जाए तो कुरखू जनजाति में, और मेघनाथ पर्व पूछा जाए तो गोंड जनजाति में। अगला दिया हुआ है, बस्तर अंचल के भतरा जनजाति में भतरा नाट का प्रचलन है जिस पर उड़ीसा का प्रभाव है। भतरा नाट काफी बार पूछा गया है और इसको आदिवासियों का थिएटर कहा जाता है। भतरा नाट को ना आदिवासियों का थिएटर कहा जाता है। इसमें एक मंच बनाया जाता है जिसको बेड़ा बोला जाता है, और मंच भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मंच, एकदम भव्य मंच, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सा बनाया जाता है मंच। और वहाँ पर अधिकतर ना जो गाने बजाने वाले होते हैं वो बैठते हैं, बाकी जो नाचने वाले हैं वो मंच में भी थोड़ा सा नाचेंगे, लेकिन मंच के सामने जो खाली जगह होता है उसको ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं नाचने में। तो इसको बोला जाता है भतरा नाट, और इसमें उड़ीसा का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो भतरा जनजाति जिनकी बोली भतरी है, मैंने पीछे बताया, और वो उड़ीसा से प्रभावित है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि कहीं भी आपको कोई अगर डाउट लगता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी गलतियाँ की थी पहले, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग ना और मुझे गलतियाँ बताइएगा जो मेरी पकड़ में न आया हो, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से इस तरह की गलतियाँ ना हो। तो यहाँ मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं सभी आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर आपने अभी पूरा देख लिया, अभी भी देख रहे हैं, तो आपने इसको एग्जाम से पहले, आपका कभी भी एग्जाम हो, चाहे अभी आप मंडी निरीक्षक का एग्जाम दें या उसके आगे कोई सा भी एग्जाम, तो एग्जाम के 1-2 दिन पहले अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको जनजातियों से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।